Hello friends, in this video we are going to learn about the types of company. So आज हम बात करने वाले हैं कि कितने टाइप्स की कंपनीज होती है। तो हमने कंपनीज के बारे में जान लिया। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कंपनी कितने कितने तरह की होती है और कैसे कैसे कंपनीज होती है। सो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी से। सो टाइप्स ऑफ कंपनी में हम बात करेंगे पहले टाइप की कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब बेसिकली रजिस्ट्रेशन। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन के हिसाब से भी कुछ कंपनियां बनाई जाती हैं। सो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कितनी कंपनियां वो हम आगे देखेंगे। देखते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो नंबर ऑफ मेंबर के हिसाब से बनाई जाती हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कुछ कंपनी ऐसी है जैसे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, जो नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से रजिस्टर की जाती है, बनाई जाती है। थर्ड टाइप की कंपनी है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो उसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है। तो मेंबर्स की लाइबिलिटी के बारे में हमने समझा था कि मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है कुछ केसेस में अनलिमिटेड है और कुछ केसेस में लिमिटेड है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। बिजनेस पे कंट्रोल कैसा है। तो कुछ बिजनेस यानी कुछ कंपनियां ऐसी है जो कंट्रोल के बेसिस पे होती हैं। फिफ्थ में हम बात करने वाले हैं अदर टाइप्स में। अदर टाइप की बहुत सारी कंपनियां हैं। सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ कंपनी। तो टाइप्स ऑफ कंपनी में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में हम बात करेंगे कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है यानी रजिस्टर होती है। रजिस्टर के बेसिस पे कितने टाइप की कंपनियां बनाई जाती है या कितने तरह की कंपनियां रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे बनाई जाती है। सो इन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम बात करेंगे फर्स्ट चार्टर्ड कंपनी की। तो चार्टर कंपनी कौन सी होती है। तो चार्टर कंपनी वो कंपनी है जिसको बनाने के लिए कोई किंग या फिर क्वीन वगैरह जो होती है, राजा रानी जो होती है, पुराने ज़माने में ऑर्डर देती थी कि ये कंपनी बनाई जाए। तो जब राजा या रानी को ऐसा लगता था कि किसी कंपनी की बनाने की ज़रूरत है तो वो एक ऑर्डर पास कर देती, एक चार्टर का ऑर्डर पास होता था और उसके बाद वो कंपनी को बनाया जाता। जैसे हम जानते हैं कि इंग्लैंड से एक कंपनी इंडिया शिफ्ट हुई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको इंग्लैंड की क्वीन ने क्या किया था, बनाया था। तो चार्टर्ड कंपनी में हम बात करेंगे जब भी कोई कंपनी राजा या रानी या फिर किंग वगैरह को एम्पायर वगैरह बनाता है तो उसको हम कंपनी को कहते हैं चार्टर्ड कंपनी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में सेकंड है उसमें स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसको स्पेशल एक्ट के हिसाब से बनाया जाता है। अब स्पेशल एक्ट क्या। स्पेशल एक्ट का मतलब हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारा जो संविधान है, उसके हिसाब से एक एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है और पार्लियामेंट में जब मेजॉरिटी से कोई एक्ट पास होता है उसके बाद कोई कंपनी बनाई जाती है। जैसे हम बात करें सेबी है, आरबीआई है या फिर बात करें यूटीआई है, तो ये सारी जो कंपनियां हैं इनके लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में और उसके बाद ये कंपनी फॉर्म की जाती है। एक्ट पास करने का रीज़न क्या है। गवर्नमेंट देखती है या जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो देखते हैं कि किस तरह की सिचुएशन कंट्री में है और किस तरह की कंपनी जो है मार्केट में रिक्वायर्ड है। उसके हिसाब से पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा जाता है, वो प्रस्ताव पास होता है और पास होने के बाद एक स्पेशल एक्ट बनता है और एक्ट के हिसाब से वो कंपनी को फॉर्म किया जाता है। अब कंपनी बन गई यानी स्टैट्यूटरी कंपनी बन गई। किसके हिसाब से बनी। स्पेशल एक्ट के हिसाब से, यानी कि इसका एक पर्टिकुलर एक्ट होता है। अब एक्ट के हिसाब से बनने के बाद जब वो कंपनी अपने बिजनेस को परफॉर्म करेगी यानी जब अपना काम करेगी तो उसको क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। तो जो स्पेशल एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट में वही एक्ट के हिसाब से उसको अपने काम करने पड़ेंगे। यानी कंपनी के स्टार्ट होने से लेकर कंपनी के एंड होने तक, यानी उसकी सुबह से लेकर उसके शाम तक जो भी उसके काम होंगे वो सारे के सारे काम कहाँ लिखे होंगे, उस स्पेशल एक्ट में, और उस एक्ट के हिसाब से उसे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। थर्ड हम इसमें बात करेंगे रजिस्टर कंपनी। रजिस्टर कंपनी उस कंपनी को कहा जाएगा जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से रजिस्टर हुई है। तो इंडिया में बहुत सारी कंपनी जो प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर है यानी इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर है और जब इसमें अमेंडमेंट हुआ 2013 में तो जो नया एक्ट बना है कंपनीज एक्ट 2013, तो बहुत सारी कंपनियां कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर है। तो जो भी कंपनी फिलहाल इंडिया में इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर होती है उन सारी कंपनियों को हम रजिस्टर कंपनी कहते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होगी तो बिना रजिस्ट्रेशन के स्टार्ट नहीं हो सकती। इसलिए सारी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है और जो भी कंपनी रजिस्टर होती है उन सारी कंपनियों को हम रजिस्टर कंपनी कहते हैं।
सेकेंड टाइप्स की हम बात करेंगे इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। तो नंबर ऑफ मेंबर में हमें देखना है कि किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जब नंबर ऑफ मेंबर पे ध्यान दिया जाएगा, यानी कि कितने नंबर्स की रिक्वायर्ड है, कम से कम कितने होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए, उस बेसिस पे अगर किसी कंपनी को फॉर्म किया जाए तो उसको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर कहते हैं। सो फर्स्ट कंपनी की बात करें, प्राइवेट कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक तरह की कंपनी होती है जिसको हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कंडीशन रखी जाएगी कि उसके पास मिनिमम सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए। बट अगर नंबर ऑफ मेंबर की बात करें तो प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 मेंबर्स का रिक्वायरमेंट है, यानी कम से कम 2 मेंबर अगर होंगे तो ही प्राइवेट कंपनी स्टार्ट हो सकती है। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 200 की यहाँ पर लिमिट है, यानी 200 से ज्यादा मेंबर प्राइवेट कंपनी में नहीं हो सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे थे हम, जिसमें मिनिमम नंबर 2 है और मैक्सिमम जो है अनलिमिटेड है। तो प्राइवेट कंपनी को बेसिकली अगर स्टार्ट करना चाहें, शुरू करना चाहें, तो 2 मेंबर्स अगर रहेंगे तो वो बिजनेस या वो कंपनी जो है स्टार्ट हो जाएगी। और मैक्सिमम उसमें मेंबर बढ़ा बढ़ा के आप मैक्सिमम कितने कर सकते हो, 200 से ज्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जिसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम आपको कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, 7, और मैक्सिमम अनलिमिटेड। यानी मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो कम से कम हमें 7 लोगों की जरूरत पड़ेगी और मैक्सिमम अनलिमिटेड कितने भी मेंबर बना सकते हैं। तो अगर हम प्राइवेट कंपनी के बाद अगर पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करें तो पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 7 मेंबर्स का रिक्वायरमेंट है। उन 7 मेंबर्स के जरिए हम अपनी कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी मेंबर यहाँ पर बढ़ा सकते हो। अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपैरिजन के छोटे से अगर कंपैरिजन की, तो पब्लिक कंपनी पब्लिक को प्रोस्पेक्टस के जरिए इनवाइट करके पैसे कलेक्ट कर सकती है, बट प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसे कलेक्ट नहीं कर सकती, वो प्राइवेटली ही फंड को कलेक्ट कर सकती है। थर्ड कंपनी की बात करेंगे इसके अंदर 1% कंपनी। नाम से मालूम पड़ता है, यानी एक ऐसी कंपनी जिसको शुरू करने वाला, जिसको चलाने वाला 1% होगा। ये रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट और एकदम फेमस टाइप की कंपनी है। ये 1% कंपनी को इसलिए बनाया गया कि लोग ज़्यादा, यानी इंटरप्रीनरशिप ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ग्रो करें, इनका एक्सपांशन हो। लोगों को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया कंसेप्ट लाया कंपनीज में, जिसको हम 1% कंपनी के नाम से जानते हैं। 1% कंपनी के नाम से मालूम पड़ता है मैक्सिमम और मिनिमम नंबर की जो लिमिट है वो 1 ही है। यानी कि अगर 1% कंपनी को स्टार्ट करना है तो आपको 1 मेंबर का रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम भी 1 ही मेंबर होंगे। यहाँ पर 1 के अलावा यानी 1 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। 1% कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको 1 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम भी 1 ही मेंबर रहेगा। यहाँ पर 1 से 2 मेंबर नहीं होंगे। अगर 1 से 2 मेंबर होंगे तो ये फिर 1% कंपनी नहीं रहेगी, ये दूसरी कंपनी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमें देखना है कि 1% कंपनी में मिनिमम आपको 1 मेंबर का रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम भी जो है 1 ही मेंबर रहेंगे। सो अगर ब्रीफ रिकैप करें प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी में, तो प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स का रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम 200। अब बात करें पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स का रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम की किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है। बट 1% कंपनी में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एक ही है, यानी मिनिमम भी 1% और मैक्सिमम भी 1%। आगे हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स में हम बात करेंगे कि अगर इन केस कंपनी आपके फंड को यूज कर रही है, बिजनेस रन कर रही है और बिजनेस करते 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 कंपनी इस पोजीशन पे आ गई कि कंपनी अब वाइंड अप होने वाली है, तो वाइंड अप के केस में आपके ऊपर क्या लायबिलिटी बनेगी, लायबिलिटी के हिसाब से फॉर्म होने वाली कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब वो कंपनी जिसमें एक लिमिट रखी गई है शेयर्स पे, यानी जो कंपनी है वो पब्लिक से कितना अमाउंट शेयर्स पे कलेक्ट कर सकती है वो पहले से डिसाइडेड है, जिसको हम अथॉराइज कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो जो भी कंपनी है अगर उसका एक अथॉराइज कैपिटल डिसाइड है कि वो कंपनी इतने का शेयर इशू करके पब्लिक से पैसे क्या कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है। सो हम बात कर रहे हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कंपनी शेयर्स पब्लिक को इशू करेगी, कितने शेयर इशू करेगी उसकी एक लिमिट है
और लिमिट के जरिए कंपनी क्या करेगी, फंड को कलेक्ट करेगी। फंड को कलेक्ट करने के बाद अगर कंपनी लॉस में चली गई, यानी कंपनी वाइंडिंग अप होगा, तो वाइंड अप के केस में कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर से किसी तरह का कोई डेब्ट का रिकवर नहीं कर सकता। यानी कि अगर इन केस कंपनी बंद हुई तो उस लायबिलिटी को पे करने के लिए कंपनी को अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज को सेल करना पड़ेगा, जितने एसेट्स है वो सारे एसेट्स को बेचना पड़ेगा, और बेचने के बाद वन बाय वन जितनी लायबिलिटी है वो लायबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। लायबिलिटी अगर पे नहीं होती कंपनी के एसेट्स को बेचने के बाद, तो कंपनी अपने मेंबर से उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर लायबिलिटी को पे नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर रहते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। इसमें बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बहुत ही कम नजर आती है हम लोगों को, क्योंकि इस तरह की कंपनी काफी देखने नहीं मिलती। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में हम बात करेंगे, यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसमें सामने वाला पर्सन यानी जो उसका मेंबर होगा वो गारंटी लेगा। क्या गारंटी लेगा, उसके लिए हम देखते हैं कि एक ऐसी कंपनी फॉर्म की जाएगी जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। यानी कोई ऐसी कंपनी जैसे एनजीओज वगैरह होती हैं, तो ये एनजीओज वगैरह अगर फॉर्म की जाती है और फॉर्म करने के बाद इसमें पैसे का कंट्रीब्यूशन वगैरह नहीं होता, यानी कि शेयर्स खरीदने के बाद ये लोग कैपिटल वगैरह कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि इन लोगों को किसी तरह का एसेट्स वगैरह खरीदना नहीं होता, कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी होती, कोई जगह नहीं लेनी होती, इसलिए ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन वगैरह नहीं करते हैं। बट जो मेंबर बनता है वो मेंबर एग्रीमेंट में साइन करता है इस चीज़ के बारे में कि अगर इन केस ये कंपनी लॉस में चली गई या फिर ये कंपनी वाइंड अप होगी, तो वाइंड अप के टाइम पे मैं गारंटी लेता हूं कि एक सर्टेन अमाउंट जो है उस टाइम पे मैं पे करने के लिए रेडी हूँगा। यानी कि जो मेंबर इसका बनेगा उसके साथ एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा। एग्रीमेंट ये होगा कि अगर कंपनी लॉस में जाती है तो लॉस के टाइम पे उस पर्सन को जितना उसने गारंटी लिया है उस गारंटीड अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। यानी उसकी एक अमाउंट की लायबिलिटी है वो डिसाइडेड है, अगर कंपनी लॉस में जाती है तो उतना अमाउंट वो पे करके अपनी लायबिलिटी से साइड हट सकता है। बट उस लायबिलिटी को पे करने के लिए अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर उस लायबिलिटी को क्या करेगा, पे ऑफ करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की बात करेंगे तो नाम से ही कहता है कि जो इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी होगी वो कैसी होगी, अनलिमिटेड। यानी एक ऐसी कंपनी जिसमें जो शेयर होल्डर है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाएगी। इन केस अगर कंपनी वाइंड अप हो गई, कंपनी लॉस में चली गई, तो लॉस में जाने वाले केस में अगर कंपनी की जो प्रॉपर्टीज है वो सफिशिएंट नहीं है लायबिलिटी को पे करने के लिए, तो उस केस में शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा, अटैच किया जाएगा लायबिलिटी को पे ऑफ करने में। इसलिए उस कंपनी को कहा जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ वाले पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल की बेसिस पे भी कुछ कंपनियां होती है, तो अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि कंट्रोल के हिसाब से क्या कंपनी है। तो फर्स्ट वाली कंपनी के बारे में लिखता है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका होल्ड होगा किस पर, किसी दूसरी कंपनी पर। जैसे हम बात करें कि अगर एक कंपनी है, अज्यूम करते हैं ए लिमिटेड, एक बहुत बड़ी कंपनी है, मार्केट में अच्छा स्टेटस है, पब्लिक का अच्छा कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर और बहुत अच्छा रेपुटेशन उसने मार्केट में बना रखा है। उसकी एक छोटी कंपनी यानी उसके बाजू में एक कॉम्पिटिटर छोटी कंपनी है बी कंपनी, उसने क्या किया, यानी होल्डिंग कंपनी ने बाजू वाली कंपनी का 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिया। तो जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का मेजॉरिटी से ज़्यादा अगर शेयर्स खरीद ले तो खरीदने वाली जो कंपनी है उसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। यानी अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का 50% से ज़्यादा शेयर्स अगर खरीद लिया तो ए लिमिटेड को हम होल्डिंग कंपनी कहेंगे। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का किसी दूसरी कंपनी पे होल्ड है, उसका होल्ड बन गया है। होल्ड क्यों बन गया है? क्योंकि उसने उस कंपनी का 51% से ज़्यादा या 50% से ज़्यादा शेयर्स क्या कर लिया है, परचेज कर लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे कंट्रोल से सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी जिसको खरीदा गया, यानी जिस कंपनी में शेयर्स को खरीदा गया। तो होल्डिंग कंपनी जिस कंपनी में 51% से ज़्यादा शेयर्स खरीदेगी, तो वो कंपनी जिसके शेयर्स बिक गए 51% से ज़्यादा, वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में, तो होल्डिंग कंपनी वो कंपनी जो दूसरी कंपनी यानी सब्सिडरी कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लेती है, और सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी जिसके 51% से ज़्यादा शेयर्स बिक गए हैं, यानी उस कंपनी में 51% से ज़्यादा होल्डिंग किसी और कंपनी की यानी होल्डिंग कंपनी की है। लास्ट में हम बात करने वाले अदर टाइप की। तो अदर टाइप में और कौन कौन सी कंपनियां बच जाती हैं।
तो अदर टाइप्स में हम बात करेंगे। फर्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी। सो नाम से मालूम पड़ रहा है गवर्नमेंट की कंपनी, इसीलिए उसको गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। हाँ, तो ये गवर्नमेंट कंपनी होगी, बट यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी अलग है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या। तो कंपनी को फॉर्म करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो हमने देखा कि कंपनी को फॉर्म करने के लिए कंपनी शेयर इशू करेगी। हाँ, शेयर इशू करेगी और बहुत सारी पब्लिक उसका पैसा पेड करेगी, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स पेड कर देगी। तो यहाँ पर जो कंपनी भी फॉर्म होगी, उस फॉर्म होने के लिए उसमें जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो पब्लिक भी करती है, और एज वेल एज उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो पब्लिक के अलावा गवर्नमेंट भी करती है। अगर किसी कंपनी में कैपिटल कंट्रीब्यूशन यानी पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स 51% से ज्यादा गवर्नमेंट का है तो उस कंपनी को गवर्नमेंट कहेंगे। यानी अगर कोई कंपनी शुरू हो रही है या फिर कोई कंपनी है पहले से, उस कंपनी में अगर 51% से ज्यादा यानी आधे से ज्यादा अगर शेयर्स गवर्नमेंट का है तो उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। और अगर उसी कंपनी के अंदर अगर 51% से कम शेयर्स अगर गवर्नमेंट का है यानी पब्लिक का ज्यादा है तो उसी कंपनी को पब्लिक कंपनी कहेंगे। यानी होल्डिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो किसी भी कंपनी के अंदर अगर 51% से ज्यादा शेयर्स जो है वो अगर गवर्नमेंट के है तो गवर्नमेंट कंपनी वो कहलाएगी। उसका पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हिसाब से होगा। उसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होगा। उसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही वहां पर होंगे, कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर वगैरह नहीं होगा, वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कंपनी को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी नाम से मालूम पड़ता है एक फॉरेन की कंपनी होगी या फिर इंडिया की कोई कंपनी जो फॉरेन में बिजनेस करती होगी। सो फॉरेन कंपनी हम बेसिकली बात करें तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो यूएस बेस्ड है, यानी जिसका हेड ऑफिस जो है वो अमेरिका वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, जापान में या फिर चाइना वगैरह में है, बट वो इंडिया में आकर भी क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है। तो बहुत सारी कंपनियां जिसका हेड ऑफिस एक कंट्री में यानी होम कंट्री में और वो आकर अगर इंडिया में बिजनेस करती है या इंडिया में भी उसकी कंपनी है तो ऐसी कंपनी फॉरेन कंपनी कहलाती है। तो बेसिकली इस फॉरेन कंपनी में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई ऐसी कंपनी जिसका हेड ऑफिस फॉरेन में है, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप वगैरह में है, और वो इंडिया में भी अपनी कंपनी को शुरू कर रही है, यानी उसका ब्रांच जो है वो इंडिया में कर रही है, तो वो ब्रांच वाली कंपनी यानी फॉरेन कंपनी कहलाएगी। तो हम बात करेंगे इस फॉरेन कंपनी के बाद नेक्स्ट कंपनी की जिसका नाम डोरमेंट कंपनी है। डोरमेंट कंपनी वो कंपनी जो रजिस्टर की गई इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, पर उसमें कहा गया कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, यानी कोई कंपनी अगर अपना प्रोजेक्ट फ्यूचर में करने वाली है और वो अपना बिजनेस अभी रजिस्टर कराती है तो ऐसी कंपनी को डोरमेंट कंपनी कहते हैं। ये डोरमेंट कंपनी अपना एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 साल तक फाइल नहीं कर पाती तो उसको अंडर सेक्शन 455 के तहत जो है अपना रजिस्ट्रेशन जमा करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन जमा करने के बाद वो साफ साफ कह सकते हैं कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए हुआ है और 2 साल तक हमने किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। इन शॉर्ट डोरमेंट कंपनी वो कंपनी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर की गई और 2 साल तक उसने किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी नाम से मालूम पड़ता है ऐसी कंपनी जो लिस्ट में लगाई जाती है, जिसका लिस्टिंग होता हो। तो जैसा हम जानते हैं शेयर मार्केट का नाम, तो शेयर मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियों के लिस्ट में नाम आते हैं। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में, जैसे टाटा है, यस बैंक है, रिलायंस है, ऐसी बहुत सारी कंपनियों का लिस्ट में नाम आता है और लोग वहां से उसके शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो ऐसी कंपनी जिसका किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होता है, यानी शेयर्स लिस्ट में लगाए जाते हैं और लोग उन शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं, तो ऐसी कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी कहते हैं। तो लिस्टेड कंपनी वो कंपनी जिसकी लिस्टिंग एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर किसी और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में होती है, तो ऐसी कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी कहते हैं। और लिस्टेड कंपनी का शेयर आप किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से बाय और सेल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे तो नेक्स्ट कंपनी हमारे पास स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी नाम से मालूम पड़ता है ऐसी कंपनी जो बहुत ही क्या है, स्मॉल है। तो स्मॉल कंपनी के अंदर अगर हम बात करें तो स्मॉल कंपनी के अंदर जो कैपिटल होगा वो भी क्या होगा, लिमिटेड। यानी अगर स्मॉल कंपनी बनाई जाती है और उसमें लगने वाला जो पैसा है यानी शेयर कैपिटल वो 50 लाख से एक्सीड नहीं करेगा। अगर 50 लाख से एक्सीड करेगा तो फिर वो स्मॉल कंपनी नहीं रहेगी और उसका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस को क्रॉस नहीं करेगा। तो स्मॉल कंपनी की एक कंडीशन रखी गई है। कंडीशन क्या है कि उसका जो पेड अप कैपिटल है यानी शेयर्स पे कलेक्ट किया गया कैपिटल, शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख से
एक्सीड नहीं होना चाहिए और उसका जो एनुअल यानी पूरे साल का टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल्स, तो पूरे साल का जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ को क्रॉस नहीं करता। तो कोई ऐसी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है और उसका टर्नओवर अगर वो 2 करोड़ को एनुअली क्रॉस नहीं करता, तो ऐसी कंपनी को हम नॉर्मली स्मॉल कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट, एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो नाम से ही लगता है कि लिंक, एसोसिएट यानी कोई किसी ना किसी से एसोसिएट है, लिंक है। तो एसोसिएट कंपनी की बात करें कि अगर हमारे पास ए और बी दो कंपनियां हैं, ए और बी अगर हम बात करें दो कंपनियों की, तो अगर कंपनी ए में किसी तरह का यानी 20% या उससे ज़्यादा अगर हमारे शेयर्स हैं, तो ऐसी कंपनी को हम एसोसिएट कंपनी कहते हैं। तो अगर किसी और कंपनी में अगर हमारे 20% से ज़्यादा शेयर्स हैं यानी हमारा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अगर उस कंपनी में, तो ऐसी कंपनी एक दूसरे से एसोसिएट कंपनी कहलाती है, क्योंकि उसमें 20% से ज़्यादा, एटलीस्ट 20% या 20% से ज़्यादा उसके शेयर होल्डिंग होती है। लास्ट बात करेंगे कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट में। तो कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट में अगर हम बात करें तो नॉट फॉर प्रॉफिट में बात करेंगे तो बेसिकली कहा गया कि ऐसी कंपनी बनाई जाएगी जिसका कोई भी पर्पस प्रॉफिट का नहीं होगा। यानी कंपनी को फॉर्म करने का पर्पस ही यही है कि कंपनी प्रॉफिट के लिए नहीं, सर्विस के लिए स्टार्ट की जाएगी। बट नॉर्मली इंडिया में जो भी कंपनी यानी नॉर्मली जो भी कंपनी स्टार्ट होती है वो सारी की सारी कंपनी प्रॉफिट के लिए ही स्टार्ट होती है। बट ये कंपनी प्रॉफिट के लिए स्टार्ट नहीं होती, इसका एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, इसका सिर्फ और सिर्फ एम होता है सर्विस प्रोवाइड करना। तो अगर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अगर कोई कंपनी स्टार्ट होती है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती, तो ऐसी कंपनी को हम कहते हैं कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। थैंक यू फ्रेंड्स।